आगे बढ़ते हैं। अब बाजार करेक्शन थोड़ा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर पिछले 2 दिनों की तेजी ने थोड़ा भरोसा जताया। क्या वाकई एक ट्रेंड बदल रहा है या बेयर मार्केट की एक और रैली है ये? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनॉय। दीपक, गुड आफ्टरनून। ये मार्केट में पिछले जो कुछ दिनों में सेलिंग आई दीपक जी, और 2 दिन से रिकवरी आई, खासतौर से जो आज की रैली है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक कुछ साइन बन रहे हैं कि वर्स्ट इज ओवर, या फिर ये रैली भी फिजल आउट होने का रिस्क रहेगा? वो तो कह नहीं सकते अनुज जी। आई थिंक थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि क्या ये मतलब रैली एक्चुअली बॉटम था या फिर सिर्फ एक रिलीफ रैली की तरह से मतलब कि एक एक ये भी बड़ी चीज है कि नेक्स्ट मंथ में काफी अनाउंसमेंट्स आएंगी यूएस से। और वो जो यूएस अनाउंसमेंट्स आएंगे उसमें टैरिफ्स होंगे, ये होगा वो होगा। आई थिंक वो काफी फ्लिप फ्लॉप होना एटलीस्ट होने की संभावना है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। तो ये कह तो नहीं सकते कि सब कुछ सारा सेलिंग खत्म हो गया है। आजकल भी एफआईएस काफी ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। और आई थिंक पहले हफ्ते में जो 1 महीने का पहला हफ्ता जो है उसमें यूजुअली एसआईपीज काफी आती है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास। तो शायद उसकी वजह से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो एक तरह से उन्होंने ओवर शैडो कर दिया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स 3,000 करोड़ बेच रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 5-6 हज़ार करोड़ खरीद रहे हैं। तो उस वजह से शायद आई थिंक टेम्पोररीली ये रिलीफ सा मिला है। लेकिन यूएस से जो अनाउंसमेंट्स आई हैं वो काफ़ी नेगेटिव ही हैं। आई थिंक दोनों उनके लिए भी और पूरी वर्ल्ड के लिए भी। वो कह रहे हैं कि 25% 50% टैरिफ डालेंगे। तो आई थिंक ये नेगेटिव ही रहेगा थोड़े स्टॉक मार्केट्स के लिए वर्ल्ड वाइड। तो थोड़ी देर आई थिंक और अप्रैल 2 उनका नेक्स्ट टैरिफ का अनाउंसमेंट होगा। तो आई थिंक उसके लिए भी वेट कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मतलब वॉलेटिलिटी खत्म हुई है अभी। तो एक और महीना आपको शायद पकड़ के रखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही कुछ होगा। इसमें आपके हिसाब से मार्केट की सबसे बड़ी वरी क्या है? क्यों हमारी मार्केट इतना अंडर परफॉर्म कर रही है? क्या चाइना एक बड़ा फैक्टर है, ट्रम्प टैरिफ फैक्टर है, या हमारे अपने खुद के फैक्टर्स हैं? आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वैल्यूएशंस जब ज़्यादा हो जाती हैं तो यूजुअली ऑटोमैटिकली खुद ही करेक्ट कर जाती है, कोई भी एक्सक्यूज़ लेके। आप किसी बिल्डिंग में अगर आग लगी और पूरे नेबरहुड ने अपना घर बेचना स्टार्ट कर दिया, तो आई थिंक वो भी हो जाता है कि एक तो वैल्यूएशंस पर्कोलेट हो जाती है कि कुछ कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो 4-5 साल से उनकी वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं। लेकिन अब करेक्शन का टाइम आ गया तो काफ़ी करेक्ट हो गई हैं अपने हाई वैल्यूएशन से और नॉर्मल वैल्यूएशंस पे आ गई हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि उनको खरीद के हमें इतना खुश हो जाना चाहिए कि मतलब हमने चीप पे खरीदा है। ये चीप नहीं है, नॉर्मल वैल्यूएशंस हैं। दूसरी बात ये है कि अभी अनसर्टेनिटी आ गई है ट्रम्प की वजह से। आप अगर देखें तो उन्होंने बोला कि हम ये जो नेटो में स्पेंडिंग किया करते थे, हम नहीं करेंगे। तो ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस उन्होंने कहा कि हमें स्पेंड करना पड़ेगा। तो और हम स्पेंड करेंगे तो हम ज़्यादा बोरो भी करेंगे। उनके जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं। ब्रिटेन के बॉन्ड भी 4.5% से ज़्यादा हैं। ये सारे बॉन्ड्स बहुत कम हुआ करते थे पहले, अब 4 साढ़े 4 के करीब आने लग गए हैं सारे। आई थिंक ये इसकी वजह से अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में ही बढ़ गई है, और उस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे एटलीस्ट इंडिया से तो निकाल ही रहे हैं। उन्होंने बाकी कंट्री से पहले ही निकाल दिए थे, इंडिया शायद थोड़ा-सा मतलब बचा हुआ था। अब उन्होंने कहा कि वो इंडिया में भी नहीं रहना है, तो वो अपना पैसा ज़्यादा निकाल रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल लगे हुए हैं कि आई मीन हम अपना इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखेंगे। तो इस वजह से आई थिंक ये शिफ्ट भी है। मार्केट्स आई थिंक इसको उनको एक तरफ ऊपर जाते हुए इन्होंने कभी लॉन्ग टर्म में तो नहीं देखा है। तो ऊपर जाएँगे, थोड़ा नीचे आएँगे, फिर और ऊपर जाएँगे। तो उस हिसाब से तो नॉर्मल ही है एक 20% का करेक्शन। लेकिन हमने 3-4 साल से देखा नहीं था, तो शायद हमें मतलब थोड़ा-सा अंदाज़ा कम रह गया था जो नए-नए इन्वेस्टमेंट में आए। पर ये नॉर्मल ही है, यूजुअली साल में एक बार हो जाना चाहिए 20% का करेक्शन। अभी बस 2-3 साल बाद आ रहा है इसलिए हमें थोड़ा डर लग रहा है, बट आई थिंक दिस इज़ नॉर्मल। अच्छा दीपक जी, अभी आपने जो बात करी, आपने यूएस का जिक्र किया, आपने नेटो का जिक्र किया। आई मीन लास्ट
वीक की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज़ेलेंस्की का यूके में जाना, मतलब यूरोप में जाकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जिस प्रकार का रिस्पांस उन्हें यहाँ वहाँ मिला, ये इज दैट क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर डिफेंस कंपनीज इन इंडिया? BEL, HL, मसगांव डॉक, पूरे के पूरे डिफेंस स्टॉक्स को इसने एक स्विंग प्रोवाइड किया मंडे को, ट्यूसडे को। क्या आप डिफेंस स्टॉक्स के लिए स्कोप देख रहे हैं वहाँ पे? क्या ये जो नए बिल्कुल, आई थिंक कॉम्बिनेशन उभरे हैं उसके? हाँ जी, बिल्कुल। इनफैक्ट आई थिंक कॉम्बिनेशंस की वजह से ये भी होगा। देखिए, जर्मनी के साथ हम सबमरीन्स बनाने जा रहे हैं अपने लिए, लेकिन जर्मनी के लिए भी हम माज़गांव डॉक शायद जर्मनी के लिए सबमरीन्स बनाएगा। आई थिंक ये ऐसी चीज़ें जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो शायद अभी तक यूरोप से मे बी बहुत कम आती थी, अब थोड़ा ज़्यादा आने लगेंगी। लेकिन ये भी होगा कि वो यूरोप बिल्कुल इस डर में होगा कि देखो, हमें बाहर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें अब बाहर वाली कंट्रीज़ पे। तो वो ज़्यादातर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं को देंगी जो उनके कंट्री में होंगे। तो हमें शायद थोड़े से स्पेयर पार्ट्स या फिर मतलब पार्ट्स ही मिलेंगे उसके कॉन्ट्रैक्ट्स। वो भी ठीक ही है, क्योंकि हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी। लेकिन हमारा आई थिंक बिगर ये है कि गवर्नमेंट की जो ज़्यादा स्पेंडिंग होने जा रही है, वो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को जाएगी। क्योंकि अभी किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, यूएस को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, आप यूरोप को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी भी वो बोल सकते हैं कि हमें आपको आप अच्छे नहीं लगे, तो हम आपको डिफेंस वाले इक्विपमेंट नहीं देंगे। तो ऐसी हालत में अगर हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में होंगे या वॉर में होंगे, तो हम किसी और कंट्री पे ऐसी डिपेंडेंस क्यों रखें? ये एक्चुअली यूक्रेन वॉर से के बाद से ये फीलिंग ज़्यादा आती जा रही है इंडिया में भी। तो इसलिए डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को इसलिए खरीदना चाहिए कि इंडियन डिफेंस ऑर्डर्स उनको आएँगे, ये नहीं कि यूरोपियन वाले आएँगे, क्योंकि वो आने वाले तो होंगे, लेकिन बहुत छोटे होंगे। कंपैरिज़न में ज़्यादा अहमियत हमें देना चाहिए कि इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन डिफेंस कंपनीज़ को जाए। अच्छा ठीक है, एक हमने डिफेंस को पिक कर लिया। दूसरी बात, पिछले 2 दिन में कमोडिटीज़ में एक स्विंग है। आई मीन क्रूड में रिट्रेसमेंट, मेटल्स में स्ट्रेंथ। हर वक्त मतलब कभी ना कभी हमें अपने पोर्टफोलियो में एक अंश मेटल्स का रखना ही पड़ता है या फिर कमोडिटीज़ को। मेटल्स आपको इस वक्त क्या एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो में नज़र आ रहे हैं क्या? अभी तो शायद यही है कि आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा अभी टैरिफ्स की वजह से ऑलरेडी आई थिंक कल इन्होंने आर्सलरमित्तल ने कहा कि आप हमें मेटलर्जिकल कोक पर आप इंपोर्ट नहीं करने दोगे, तो हम आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे, या फिर थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट बंद कर देंगे इंडिया में। क्योंकि इंडिया ने टैरिफ लगाना स्टार्ट किया कि इसलिए कि हम ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेट कोक को थोड़ा सा मतलब उनको एनकरेज करें। ये जो चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा-सा मतलब मेटल्स में जो इम्पैक्ट आएगा, सम ऑफ दीज़ थिंग्स में इम्पैक्टेड इवन मोर। और आई थिंक 12 तारीख से स्टील और एल्यूमीनियम पे टैरिफ लागू है अमेरिका का। तो जो हमारी कंपनीज़ है, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है, बहुत थोड़ी-सी हैं, बट फिर भी अगर कुछ है भी, तो वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और जो दूसरी कंट्रीज़ जो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही है, वो शायद इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहेंगी, क्योंकि उनका अगर माल 25% एक्सपेंसिव और हो जाएगा यूएस में, तो उन्हें दूसरे मार्केट ढूँढने पड़ेंगे। तो इस वजह से आई थिंक मेटल्स में अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। और मुझे ज़्यादा बेसिकली कोई मेजर ट्रिगर नहीं लग रहा है, अप ट्रिगर इसके लिए, सिवाय कि डिफेंस में अगर यूरोपियन स्पेंडिंग डिफेंस में ज़्यादा बढ़ गया, तो आई थिंक स्टील और एल्यूमीनियम में आई थिंक दे कैन बी सम मूव अप। बट ओवरऑल मेटल्स में आई थिंक आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड। में इसमें ग्रोथ बहुत कम होती है, और इनकी जो मतलब वॉलेटिलिटी फैक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आजकल बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक अभी तो मैं ज़्यादा आई विल नॉट पुट टू मच मनी ऑन दैट। बिल्कुल। अच्छा, टैरिफ वगैरह की बात हो रही है, तो एक और जो चीज़ निकल कर आ रही है, वो है इम्पेंडिंग एंट्री ऑफ टेस्ला। अगर टेस्ला भारत में आई तो क्या होगा? क्योंकि इस पर काफ़ी बात हो रही है। आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कह दिया कि टेस्ला से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आ ही नहीं पाएंगे भारत में। उसको छोड़िए, खैर क्या व्यू रहेगा आपका? क्योंकि थोड़ा सा
टाटा मोटर्स, महिंद्रा कभी-कभी बीच-बीच में यहाँ पे थोड़ा डर आ जाता है। नहीं वैसे है तो मतलब अगर आप ये देखे हो तो लास्ट लास्ट टाइम अगर लास्ट मंथ के सेल्स देखें आई थिंक टाटा मोटर्स का इतना अच्छा नहीं था, महिंद्रा का काफी अच्छा था क्योंकि उन्होंने BE6 और BE9 लॉन्च किया था। तो उस और उनके जो पुराने ऑर्डर्स है अभी फुलफिल हो रहे हैं। ऑर्डर प्रोपेंसिटी तो है इंडिया में, अगर आप टेस्ला यहाँ आ भी गई और उन्होंने लॉन्च भी किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन में नहीं आएँगी। एक तो उनकी गाड़ियाँ थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होंगी इंडियन कार्स के कंपैरिज़न में। दूसरी बात ये कि इंडिया में इतनी भी ईवीज़ नहीं बिक रही हैं कि वो आइस के कॉम्पिटिशन में इतना आ जाए अभी के लिए। थोड़ी देर बाद हो सकता है बिल्कुल, लेकिन इट विल टेक सम टाइम बिफोर ईवीज़ इटसेल्फ बिकम पॉपुलर। और उसके ऊपर इनकी जो इनकी जो गाड़ियों के मैकेनिज़्म्स हैं वगैरह, वो इंडिया में भी टेस्ट नहीं हुए। हमारी रोड्स मतलब थोड़ी से उनके शॉक अब्ज़ॉर्बर्स थोड़े से और टाइट होने चाहिए और कंपैरिज़न में हमारे रोड्स शहर के रोड्स एटलीस्ट उतने अच्छे नहीं हैं। और शहरों में ही बिकेगा क्योंकि अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी तो सिर्फ़ शहरों में मिलता है। गाँव में अभी भी आई थिंक इन द रूरल एंड टियर 2 सिटी, टियर 3 cities, there are still a lot of power cuts, so they will not sell so much. So mostly the sales will concentrate in Bombay, Delhi, Bangalore, Hyderabad ऐसे जगह पे। बट मुझे ये भी लग रहा है कि एट सम लेवल दे विल बी कंपटीशन, लेकिन हमारे कंपनीज उनको देख के आई थिंक थोड़े से अपनी जो फीचर्स हैं या सर्विसेज हैं वो भी उनको अपने आप को बेहतर करेंगी। पहला जो टाटा नेक्सॉन था वो आई थिंक उसके मुकाबले में जो आज का टाटा नेक्सॉन है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि वर्ल्ड में जो कार्स आ रहे हैं उनके फीचर्स अच्छे होते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो जैसे टेस्ला आएगा हमारी कंपनीज भी उनके कार्स को बेटर करेंगी और कंज्यूमर का बेनिफिट ही होगा। इस लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज ज़्यादा बेहतर करेंगी ही। और मुझे लग रहा है कि टेस्ला में ज़्यादा टैरिफ हम कम नहीं करेंगे। सिर्फ वो 15% वाला फॉर लिमिटेड 8000 कार्स उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा दीपक, एक चीज़ जो आप काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते आए हैं, कल जो एनएससी ने डिसीजन लिया अपनी सारी एक्सपायरीज को मंडे लेके आने का, आप कैसे देख रहे हैं इसको? थोड़ा सा एक मतलब एक ईगोइस्टिक मूव लग रहा है या फिर लग रहा है कि थोड़ा स्मार्ट मूव है? बीएसई कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? और जिस तरीके से कल बीएसई गिरा, क्या वो ठीक था रिस्पॉन्स मार्केट का? हाँ, वैसे एक ये तो मतलब ये तो एक एक तरह से एक 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 चीज़ ये ज़रूर है कि बीएसई का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो एक कोई रीज़न अगर मिल भी जाए कि इन्होंने एक्सपायरी शिफ्ट किया, इसकी वजह से जो लोग वेट कर रहे थे शायद थोड़ा-सा गिरने की ताकि फिर वो बेच सकें क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो उसकी वजह से आई थिंक दैट करेक्शन हैज़ कम। मेरा ये भी मानना है कि सेटलमेंट गारंटी फंड के जो उनके कंट्रीब्यूशंस हैं वो अब थोड़े से परमानेंट होते जाएँगे। एवरी ईयर दे विल हैव टू कीप इंक्रीजिंग। सो उसकी वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में आई थिंक उतना चढ़ाव नहीं आएगा कंपेयर टू व्हाट इट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 3-4 इयर्स। वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो एक्सपायरी शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है, हफ्ते में 5 दिन होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि थर्सडे हमारा एक्सपायरी था, ट्यूसडे बीएससी का एक्सपायरी था। तो एक्चुअली लोग फिर 3 दिन बीएससी पे खेल रहे थे ऑप्शंस पे, जिसमें फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे। और एनएससी पे वो फिर आ गए सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे पे। तो एनएससी ने गेम चेंज करना चाहा कि हम मंडे ले लेते हैं ताकि फिर एक तो बीएससी का मार्केट शेयर ले लें फ्राइडे और मंडे का के ट्रेड्स का, और दूसरा बाकी जो हफ्ता बचता है वो दोनों में खेलेंगे लोग अगर इक्वल हो जाएंगे। लेकिन बीएससी भी इस पे यही रिस्पॉन्ड करेगी कि वो बीएससी अपना एक्सपायरी थर्सडे को शिफ्ट कर देगी। और जैसे जैसे होता जाएगा इवेंचुअली सेबी आके बोलेगा देखो एक दूसरे से बात करके आप लोग दोनों सेटल कर लो या फिर आप मतलब और जो भी आपको करना है। लेकिन एक प्लेयर को 3 दिन मिलेंगे, एक प्लेयर को 2 दिन मिलेगा। आई थिंक वो ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल रहेगा थोड़ी थोड़ी देर के लिए। वो आई थिंक दैट फाइट विल रिमेन। इसकी वजह से देयर विल बी सम डैमेज, बट आपको बीएससी को इसलिए आई थिंक देखना चाहिए कि उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया था और उसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी। ये सेटलमेंट गारंटी फंड और दिसंबर में जो रिजल्ट्स आए उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन तो वैसे ही भी बनता था।
अब वो इसकी वजह से आ गया कि एनएससी ने शिफ्ट किया और आई थिंक अगर आप फिर से इसको थर्सडे पे शिफ्ट कर दो तो क्या मार्केट उसको 10% ऊपर ले जाएगी? आई थिंक दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ सेंटिमेंट प्लेइंग अराउंड बस। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट